हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज हिंदी की क्लास में। इससे पहले हम हिंदी भाषा का विकास पढ़ चुके हैं और वर्णमाला को हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, आज हम हिंदी में संधि को स्टार्ट करने वाले हैं और संधि के सभी भेद और उनके प्रकार और उनके उदाहरण को सबको पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले समझते हैं संधि क्या होती है। तो दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार संधि कहलाता है, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है ना। और अगर बात आती है संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है ना। अब यहाँ से बात समझते हैं, हम स्वर संधि के भेदों को पढ़ेंगे। स्वर संधि के 5 भेद हैं और स्वर संधि क्या है? स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसको परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है ना। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है ना। अब यहाँ से हम जो है एक एक करके स्वर संधि के भेदों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बात करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से आप ध्यान देना, अब हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। ठीक है ना। दीर्घ संधि के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने वीडियो बनाई है स्वरों पर और जो है व्यंजनों पर। अगर हम बात करें ह्रस्व स्वर की, तो वो ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। अ है या फिर ई है या फिर ऊ है। ठीक है। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। यहाँ पर हमने कहा कि छोटा ऊ, छोटी ई और छोटा अ। ठीक है ना। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में ह्रस्व से ज्यादा या एक मात्रा से अधिक का समय लगता है। ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, वो कह रहा है, इसमें इसकी परिभाषा है, यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, मतलब इनमें दीर्घ स्वर भी आ सकता है, बड़ा आ भी आ सकता है, बड़ी ई भी आ सकती है और बड़ा ऊ भी आ सकता है। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है, या तो छोटे अ के बाद ह्रस्व स्वर के बाद ह्रस्व स्वर आए, छोटा अ आए, या दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए, तो इन सब के मेल से दीर्घ स्वर ही बनेगा। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है, यहां से आप ये ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। ठीक है ना। हमने कहा है दीर्घ संधि की परिभाषा ये आप लिख सकते हैं कि यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर मैंने आपको बताया अ, आ, ई। ठीक है ना, सॉरी अ, ई, ऊ। ठीक है ना। और दीर्घ स्वर वो है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है ना। यदि किसी ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर ही आए, तो उनके मेल से जो है क्या बन जाएगा? दीर्घ स्वर ही बनेगा। जैसे अब मैं आपको अब बता रहा हूँ, वो कह रहा है कि यदि कोई ह्रस्व स्वर है, इसके बाद कोई ह्रस्व स्वर आया, ठीक है ना, तो इन दोनों के मेल से जो है दीर्घ स्वर ही बनेगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है ना। यहां पर बात करें, यदि किसी दीर्घ स्वर के बाद कोई दीर्घ स्वर आता है, तो दोनों के मेल से भी दीर्घ स्वर ही बनेगा। ठीक है ना। और यदि किसी ह्रस्व स्वर के बाद कोई दीर्घ स्वर आता है, बड़े छोटे अ के बाद बड़ा आता है, तो इनके मेल से भी बड़ा आ ही बनेगा, यानी कि दीर्घ स्वर ही बनेगा। और यही सेम जो है आप ई में लगाएंगे, यदि ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर के बाद ये आता है, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर ही बनेगा। ठीक है। अब सीधी सीधी बात आपने यहाँ से ये समझनी है, सीधी सीधी बात यहाँ से आप ये समझेंगे कि जो हमारी दीर्घ संधि होती है उसमें बड़ा आ, ठीक है ना, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनता है। यहां से आप याद रखेंगे, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनता है। ठीक है ना। यानी कि इसमें जो है जब आप इसके स्वरों का जो है मेल करेंगे या इसमें परिवर्तन करेंगे, विकार होगा, तो इनके विकार होने से दीर्घ स्वर ही बनेगा। ये है आपकी दीर्घ संधि की डेफिनेशन। ठीक है ना। अब आपको उदाहरण के साथ हम समझाते हैं एग्जाम्पल को लेकर। ठीक है ना। यहां से आप ध्यान रखेंगे, जैसे हमें कोई शब्द दिया है मतानुसार, क्या दिया है? मतानुसार। ठीक है ना। यहां से आप याद रखेंगे, एक शब्द है मतानुसार में कौन सी संधि है। पहले मैं आपको ये सिखाता हूं कि संधि विच्छेद किए बिना, स्वरों का वर्गीकरण किए बिना आप कैसे बताएंगे कि कौन सी संधि है। तो आपने यहां से ध्यान रखना है, यहां पर देखो ये बड़ा आ रहा है, तो जिस भी शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ आएगा,
तो वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर दीर्घ संधि होगी। और तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, उसके संधि विच्छेद कर लेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा मत धन अनुसार, मत धन अनुसार, ठीक है ना। मतानुसार का संधि विच्छेद क्या होगा, मत धन अनुसार। अब संधि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। और संधि विच्छेद के लिए ध्यान रखना, जब भी कोई शब्द संधि विच्छेद होगा तो प्लस के इस साइड वाला जो शब्द होगा उसका भी कोई अर्थ होगा, और प्लस के इस तरफ जो शब्द होगा उसका भी कोई अपने आप में अर्थ होगा। अगर कोई आपने संधि विच्छेद किया है और अर्थ नहीं बन पा रहा है दोनों शब्दों का, इसका मतलब आपका संधि विच्छेद गलत हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से बात करेंगे। अब क्या देखते हैं, इसमें ध्यान से बात को सुनना। ये जो पहला शब्द होता है इसके अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है, तो त में कौन सा स्वर है, अ स्वर है, ठीक है ना। और पहले वर्ण का पहला स्वर जो दूसरा शब्द है उसका पहला स्वर देखते हैं कौन सा है, तो यहाँ पर है अ। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जहां पर भी ह्रस्व स्वर के बाद ह्रस्व स्वर आए तो वहां पर इन दोनों के मेल से दीर्घ स्वर ही बनेगा। तो देखो ये अ आया है, दोनों के मेल से बड़ा आ बना है, और बड़ा आ किस में होता है, तो दीर्घ संधि में होता है। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ ये किस में होते हैं, दीर्घ संधि में होते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप समझ लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, दूसरा एक शब्द ले लेते हैं हम, देवालय, ठीक है ना। दूसरा एक शब्द लेते हैं देवालय, ठीक है। तो देखो ये वैसे तो इसमें पता चल रहा है कि देवालय वा आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। लेकिन अगर आप इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं, आएगा देव धन आलय, ठीक है ना, देव धन आलय। तो देखो देव में व में अ स्वर है और आलय में आ स्वर है, एक ह्रस्व स्वर है एक दीर्घ स्वर है। तो ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर ही बनेगा। तो बड़ा आ किसमें होता है, दीर्घ संधि में होता है, इसलिए इसमें कौन सी संधि होगी, इसलिए इसमें जो है दीर्घ संधि होगी। एक शब्द और देखते हैं, आप ध्यान रखना, शब्द है हरीश। कौन सा शब्द है, हरीश, ठीक है ना। तो यहां पर देखते हैं इसका संधि विच्छेद होगा हरि धन ईश, ठीक है ना, हरि धन ईश। तो हरि में री में जो है छोटी ई स्वर है और यहाँ पर आपका बड़ी ई स्वर है। तो जहां पर भी ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए या ह्रस्व स्वर के बाद ह्रस्व स्वर आए, छोटी ई के बाद बड़ी ई आए या छोटी ई के बाद छोटी ई आए, तो दोनों के मेल से बड़ी ई ही बनेगा, ठीक है ना। तो बड़ा बड़ी किसमें है, कौन सी संधि में है, तो ये आपका जो है दीर्घ संधि में है, ठीक है ना। एक शब्द और देखते हैं, समझना, ऊ का उदाहरण भी देख लेते हैं। एक शब्द है सा धुर्जा, सा धुर्जा। तो अगर शब्द आएगा सा धुर्जा में कौन सी संधि है, तो आपने यहां से समझना है सा धुर्जा में कौन सी संधि है। तो देखो बड़ा ऊ आ रहा है तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, लेकिन फिर भी आप उसको जो है संधि विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा साधु धन ऊर्जा, ठीक है ना, साधु धन ऊर्जा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर होंगे बड़ा ऊ, ठीक है ना। दोनों में आप स्वर ढूंढेंगे, अगर आपको स्वर मिल गया तो आप उसका विकार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बताया था कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दोनों किसमें, तीनों किसमें होते हैं, तो दीर्घ संधि में होते हैं, ठीक है ना। तो ये थी आपकी दीर्घ संधि, आपको यहाँ से समझना है। हमने अभी बात की थी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें सबसे पहले दीर्घ संधि होती है, ठीक है ना। और दीर्घ संधि में क्या होता है कि जहां पर जो है ह्रस्व स्वर के बाद ह्रस्व स्वर आए या ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए या दीर्घ स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए, तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर ही बनेगा। और ये आप याद रखना है, बड़ी जो दीर्घ संधि है इसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आएगा। आप शब्द देखकर भी पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गुण संधि को लेकर और फिर उसके बाद अन्य संधियों को लेकर। तो आप तब तक बने रहिए हमारे साथ।